नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं पुनर्विवाह प्रेम या समझौता का 5वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मालती के पैरों को तकलीफ ना पहुंचे इसलिए राजीव उसके पैरों को गोद में रख लेते हैं, जिसे देख करके मालती आग बबूला हो रही है, पर भाई भाभी के सामने कुछ बोल नहीं पाती, जिससे राजीव थोड़े लालची हो रहे हैं। टैक्सी अस्पताल के सामने रुक चुकी थी। उमानाथ ने रूपा को उतारने के लिए कहा और उसके उतरते ही खुद भी उतरने लगे कि सहसा उनका पैर मुड़ गया और वो दर्द से कराह उठे। रूपा अपने पति के चरणों में झुक गई और कहा, तकलीफ हो रही है, देखने लगी। डॉक्टर से मिलने का टाइम भी निकल रहा था। राजीव हैरान परेशान थे, कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। तभी उमानाथ ने कहा, सोच क्या रहे हो साले साहब, मुझे छोड़ो और मालती को लेकर के जल्दी अस्पताल जाओ, नहीं तो डॉक्टर साहब निकल जाएंगे। पर कैसे? मालती अभी खुद चल नहीं सकती है और दोबारा उसे छूने की हिम्मत नहीं थी, कहीं गुस्से में निकल ना जाए, सोच के भी डर लग रहा था। तभी रूपा ने टोका, भैया खड़े होकर के क्या सोच रहे हो, जल्दी करो ना। ऐसा करो कि मालती को गोद में उठा करके ले जाओ। भूलो मत कि आज रविवार है, अस्पताल आधे दिन के लिए ही खुली है, तो सोच लीजिए रोज रोज आना है लेकर के कि आज ही प्लास्टर कटवाना है। मालती कुछ कहती उससे पहले ही राजीव उसे अपनी गोद में उठा चुके थे। मालती गुस्से से आग बबूला हो रही थी, पर राजीव बिना उसकी परवाह किए तेज तेज कदमों से चलते हुए अस्पताल की सीढ़ियां चढ़ने लगे। राजीव के जाते ही उमानाथ सीधे खड़े हो गए तो रूपा की आंखें आश्चर्य से फैल गई। दर्द कहाँ गया आपका? अभी तो दर्द से कराह रहे थे आप। घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है रूपा, तुम नहीं समझोगी, कह करके उमानाथ मुस्कुराने लगे। उमानाथ की बात सुन करके रूपा भी मुस्कुरा दी। फिर दोनों आराम से चलते हुए अस्पताल की ओर चल पड़े। राजीव जल्दी जल्दी सीढ़ियां फलांगते हुए डॉक्टर के केबिन की तरफ भागे और ईश्वर की कृपा से डॉक्टर साहब अपने केबिन में ही थे, दूसरे मरीजों को देख रहे थे। राजीव ने मालती को केबिन के बाहर हाल में लगे बेंच पर सावधानी से बैठाया। तब तक मालती की आंखों में दहक रहे शोले थक थक करके शांत हो रहे थे, इसलिए वो चुपचाप बैठ गई। राजीव ने कनखियों से उसके शांत चेहरे को देखा तो जान में जान आई। फिर फौरन वो काउंटर पे जा करके उसका नाम डलवाने चले गए। तब तक रूपा और उमानाथ भी वहीं आ गए। आते ही पूछा, क्या हुआ राजीव, अपना नंबर नहीं आया अभी तक? नहीं भैया, अभी तो नंबर लगा के ही आया हूँ, आधे घंटे कम से कम लगेंगे। देखिए 12:30 तो होने वाले हैं, 1 बजे तक डॉक्टर निकल ना जाए और अपना नंबर भी ना आए। उमानाथ अपनी कलाई पर बंधी रोलेक्स घड़ी पर नजर दौड़ाते हुए बोले। रोलेक्स घड़ी जो उस समय अमीरों की शान होती थी, कलाई में बंधी घड़ी ही काफी होती थी किसी का स्टेटस बतलाने के लिए। राजीव अपना नंबर आने की प्रतीक्षा करने लगे और उमानाथ बाहर टहलने के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद मालती का नंबर आ गया। रूपा की मदद से राजीव मालती को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जरूरी चेकअप के बाद कंपाउंडर को निर्देश दे दिए कि प्लास्टर हटा दो और मालती को भी जरूरी सलाह दिए कि किस तरह से अभी 1 आध महीने अभी पैरों को आराम देना है, भारी सामान नहीं उठाना है, 2 टाइम गुनगुने तेल से फिटकरी मिला करके मालिश करना है, वगैरह वगैरह। प्लास्टर हटने से मालती का पैर एकदम हल्का लग रहा था। ऐसा लगता था मानो उसके पैर के साथ साथ उसके मन का भी बोझ हल्का हो गया है। आज वह खुश थे, बहुत खुश। घर लौटने के पहले उमानाथ ने कहा कि अब आ ही गए हैं और अभी शाम होने में काफी वक्त है, तो क्यों नहीं सिनेमा चला जाए? क्यों रूपा, तुम क्या कहती हो? उन्होंने रूपा से पूछा तो रूपा ने भी हामी भर दी। हाँ ठीक है, वैसे भी बहुत साल हो गए सिनेमा गए और फिर ऐसा मौका कहाँ फिर मिलेगा, चलो ना मालती। रूपा ने रिक्वेस्ट की तो थोड़ी ना नुकुर करने के बाद मालती मान गई। फिर जल्दी जल्दी सब सिनेमा हॉल पहुंचे जहां पिक्चर लगी थी ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की बॉबी। बॉबी सुपर हिट जा रही थी, इसलिए सिनेमा घर में काफी भीड़ थी। किसी तरह 4 टिकटों का जुगाड़ हुआ और सभी सिनेमा हॉल के अंदर दाखिल हुए। एक जगह पर 2 सीट खाली थी, वहां उमानाथ और रूपा बैठ गए तो मजबूरन राजीव और मालती को थोड़ी दूर पर खाली सीट पर
बैठना पड़ा। मालती तो रूपा के साथ ही मूवी देखना चाहती थी, पर भाई के साथ भी तो बैठ करके देखना अच्छा नहीं था। सबको अंदाजा था कि राज कपूर की फिल्म है तो मसाला तो होगा ही। राजीव को तो बिन मांगे मोती मिल गया था। मालती उनके बगल में बैठी थी, एकदम पास, जैसे ही हर प्रेमी जोड़े करते हैं, हाथों में हाथ डाले, पॉपकॉर्न शेयर करते और एक ही बोतल में मैंगोला पीते हुए मूवी का आनंद ले रहे थे। ऐसा कुछ तो संभव नहीं था, पर उसका सानिध्य ही उसे असीम आनंद दे रहा था। अलबत्ता उमानाथ और रूपा इन सारी चीजों का आनंद उठा रहे थे। इंटरवल में राजीव उठ करके जाने लगे कुछ खाने के लिए लाने के लिए, तो मालती ने मना किया। सिनेमा हॉल में इतना शोर था कि राजीव को सुनाई नहीं दिया और वो जाने लगे। हुड़दंगियों के शोर से मालती इतना डर रही थी कि उसके लिए वहां अकेले बैठे रहना असंभव था। लिहाजा उसने राजीव को रोकने के लिए उनके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। राजीव को इसकी आशा नहीं थी ऐसा चमत्कार भी होगा। उन्होंने पलट करके देखा तो मालती डरी डरी सी उन्हें देख रही थी, जैसे कह रही हो मुझे छोड़ करके मत जाओ। राजीव को लग रहा था कि काश ये लम्हा ठहर जाए और मालती उन्हें यूं ही पकड़े रहे। कुछ लम्हे दोनों मूरत बने एक दूसरे को अपलक देख रहे थे। इंटरवल खत्म हो चुका था, सभी अपने अपने सीट पर बैठ चुके थे। राजीव भी अपनी सीट पर आकर के जम गए। मालती हाथ छोड़ करके अपने में सिकुड़ करके बैठी थी, जैसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया हो, और राजीव उस लम्हों की यादों में अब तक खोए थे। सिनेमा देखने के बाद उमानाथ ने सबको अपनी तरफ से नाश्ता करवाया। रूपा ने कुल्फी खाने की फरमाइश की तो उमा ने सबको कुल्फी खिलाई। मालती बिना ना नुकुर के जो मिले चुपचाप खा रही थी। फिलहाल तो कुल्फी की तरह वह खुद जम गई थी। राजीव की नजर उससे हटती ना थी और मालती लाज और गुस्से से सिकुड़ती जाती थी। सूर्य डूबते डूबते सब घर पहुंच चुके थे। सरोजनी देवी चिंता और तनाव में डूबी आंगन के चक्कर काट रही थी। मालती को देखा तो जान में जान आई। सब ठीक तो है ना बेटा? तुम लोग आने में इतनी देर काहे लगी है? कोई घबराने वाली बात ना हो गई? उन्होंने घबरा करके रूपा से पूछा तो रूपा ने हंस करके कहा कि घबराने वाली बात तो है अम्मा। अपनी बहू से पूछें कि इसके तोते क्यों उड़े हैं। सिनेमा हॉल में कोई भूत देख ली है क्या? मालती लाज से कुछ ना बोली, बस नजर नीचे किए खड़ी रही। तब तक राजीव और उमानाथ भी आ गए टैक्सी वाले को विदा करके। अम्मा ने आवाज लगाई, अरे गुड्डी बिटिया, आंगन में खाट बिछा दे और पानी वानी ले आ। अम्मा गुड्डी कब आई? रूपा और मालती ने आश्चर्य से पूछा तो अम्मा ने कहा कि आज तुम लोगों के जाने के बाद तुम्हारे मामा जी लेकर के आए। चलो ये तो अच्छा हुआ, नहीं तो हमारे जाने के बाद मालती का हाथ कौन बटाता। रूपा ने राहत की सांस ली। गुड्डी ने आकर के आंगन में खाट बिछा दिया और सबके लिए लोटे में पानी ले आई और बारी बारी से सबका आशीर्वाद लिया। रूपा ने उसे गले लगा करके वेलकम किया। और बताओ इतनी देर कैसे लगी? बहू का पैर अब ठीक है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? अम्मा ने चिंता जताई तो रूपा ने उन्हें आश्वस्त किया कि अम्मा अब मालती का पैर बिल्कुल ठीक है, तुम्हें अब घर के कामों से छुट्टी, और मुझे भी। रूपा ने हंस करके कहा तो अम्मा की जान में जान आई। अब मालती धीरे धीरे घर के काम करने लगी थी। राजीव पर प्यार तो नहीं, पर गुस्सा अब कम आने लगा था। अब उनकी बातें जहर नहीं लगती थी। राजीव भी उसकी मदद बेखौफ किया करते। रूपा को ये देख करके तसल्ली मिलती कि भाई और भाभी के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं, पर उसे कहाँ पता था कि सांप को चाहे जितना भी दूध पिला दो, उगलता वो जहर ही है। मालती के ठीक होने की खुशी से सरोजनी देवी ने घर में पूजा रखवाई थी। सभी घरों में न्योता भिजवाया पूजा में आने और भोजन ग्रहण करने के लिए। रूपा और उमानाथ जाने की तैयारी कर रहे थे, पर अम्मा ने आग्रह किया कि पूजा करवा के जाओ, तो दोनों को मजबूरन रुकना पड़ा। राजीव की छुट्टियां भी खत्म हो गई थी तो उन्हें भी वापस जाना ही था, पर माँ ने कहा कि बेटा कुछ दिन और छुट्टी बढ़ा लो तो पूजा निपट जाए। ठीक है माँ, कोशिश करते हैं। राजीव माँ की बात टाल ना सका। पूजा एक हफ्ते बाद की रखी गई थी, इसलिए राजीव सवेरे ही नाश्ता करके निकल गए स्कूल के लिए। जाते जाते अम्मा को कह करके गए थे कि आज स्कूल में हाजिरी बना करके और एक हफ्ते की छुट्टी ले करके आ जाएंगे, और वैसे भी कुछ दिनों बाद गर्मी की छुट्टी लगने ही वाली है। और हाँ, आते समय वहीं से पूजा का सारा सामान ले आऊंगा। अम्मा ने हामी भर दी। वैसे तो राजीव के आने में कुछ नहीं बदला था।
पर कुछ तो कमी थी जो मालती को कचोट रही थी। कुछ खाली खाली सा था जो उसके मन को बेहद उदास कर रहा था। गुड्डी थी तो अभी बच्चे, पर उसके उदासी को भांप रही थी और उसे चिढ़ा रही थी कि क्या हुआ भाभी, भैया के बिना मन नहीं लग रहा है ना। और मालती अपने मन के भावनाओं को समझा नहीं पा रही थी कि आखिर ये क्या है। उसे प्यार तो बिल्कुल नहीं हो सकता उनसे, फिर उनकी कमी क्यों महसूस हो रही है। मालती को ख्यालों में डूबे देख करके रूपा मुस्कुरा दी और मन ही मन सोचा कि मालती की बच्ची आखिर कब तक बचेगी मेरे भाई के जादू से। मालती का ऐसा लग रहा था आज समय की रफ्तार कुछ धीमी हो गई थी। सांझ ढलने का नाम ही नहीं ले रहा था। दरवाजे पर ध्यान बरबस चला जाता और किसी को ना आते देख करके उदास हो जाता। मालती अपने मन की गति समझ नहीं पाती और कभी खुद पर तो कभी हालात पे खींच रही थी। उसको खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये दिल चाहता क्या है, क्यों उस बैरी का इंतजार कर रहा है जो मेरा लगता ही क्या है। पर जैसे जैसे सांझ ढल रही थी उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। रूपा और गुड्डी को भी आज ही जाना था पड़ोस में। अकेले दिन भारी लग रहा था। अम्मा जी भी अब बेचैन हो रही थी कि क्या बात हो गई, राजीव अब तक आया क्यों नहीं, इतनी देर कैसे हो गई, कहीं अंतिम बस छूट तो नहीं गई। अंधेरा होते होते राजीव वापस आ गए। अम्मा तो बाहर ड्योढ़ी पर ही इंतजार में बैठी थी। देखते ही खिल उठी और सवाल करने लगी, कहाँ रह गया था राजू, कितनी देर कर दी आने में। हाँ अम्मा, एक तो स्कूल में छुट्टी भी देर से हुई और पूजा का सामान खरीदने में भी अच्छा खासा समय लग गया। उस पर गाड़ी मिलने में भी देर हुई, इसलिए आने में देर हो गई। अच्छा अम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, आप कुछ खाने को दो ना। अगर खाने को है तो निकाल दीजिए, तब तक मैं मुंह हाथ धो करके आता हूँ। तो अम्मा बुदबुदाई। हम सब कितने परेशान हो रहे थे। अरे अपनी माँ का नहीं तो बहू का तो ख्याल कर लिया होता, बेचारी कब से राह निहार रही है। क्या क्या अम्मा, क्या कहा आपने, आपकी बहू मेरा रास्ता देख रही थी। हाँ, माँ ने मासूमियत से कहा, मतलब मालती मेरी राह देख रही थी। राजीव को बिल्कुल यकीन नहीं रहा। हाँ बेटा, एक ही तो बहू है हमारी, तो वही होगी ना, और कौन होगा। अम्मा ने हंसते हुए कहा तो राजीव नयन शर्मा गए। घर के भीतर आने पर राजीव ने जानबूझ करके माँ से ऊंची आवाज में पूछा कि माँ, घर में कोई नहीं है क्या, इतना सन्नाटा क्यों है। रूपा और गुड्डी भी नहीं दिखाई दे रही हैं, घर पर नहीं है क्या। नहीं बेटा, वह दोनों अभी पड़ोस की चाची से मिलने गई हैं। हाँ, तुम हाथ मुंह धो करके बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ, कह करके रसोई की तरफ चली गई। और राजीव की आवाज कान में पड़ते ही मालती लपक करके अपने कमरे से बाहर आई। राजीव के आने की खुशी में मन मयूर खिल उठा था। बाहर आते ही नजरें राजीव से टकराई और वही हुआ जो हमेशा से होता था। उसे अपनी तरफ मुस्कुराता देख क्षण भर में उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। फिर से वही उदासी की चादर जम गई। राजीव उसकी मनोदशा को पढ़ ना सका। आखिर लड़की चाहती क्या, ना देखे तो घबराती है और देखे तो मुंह बनाती है। माँ हाथ में दही चूड़ा और गुड़ का कटोरा ला करके राजीव के पास रख दी और मालती को आवाज लगाई कि बहू जरा एक लोटा पानी तो ला के दे राजीव को। मालती जो अभी तक दरवाजे से चिपकी थी, सास की बात सुन करके रसोई से पानी से भरा लोटा ले आई और राजीव के आगे रख करके पलट गई। राजीव ने आवाज लगाई, मालती। मालती के कदम रुक गए। पूछोगी नहीं कि इतनी देर कैसे हो गई आने में। भला क्यों मैं पूछूं, मालती ने बेरुखी से कहा। वह अम्मा कह रही थी कि तुम मेरा इंतजार कर रही थी। राजीव ने अपनी आवाज को प्यार की चाशनी में डुबोते हुए कहा, नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। भला मैं किसी का इंतजार क्यों करूंगी, वो तो मैंने ज्यादा खाना बना दिया था तो खराब ना हो जाए इसलिए चिंतित थी। मालती ने बहाना बनाया। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, तुम जो कह रही हो वही सच है, राजीव ने मुस्कुरा करके कहा। तो मालती रसोई की तरफ बढ़ गई। घर में अभी तक कोई नहीं था। रूपा भी आई नहीं थी और अम्मा भी बाहर गायों को चारा दे रही थी। सो डरते डरते राजीव रसोई में चले गए जहां मालती रात के खाने के लिए सब्जी काट रही थी। राजीव ने हौले से आवाज दे करके कहा, मालती, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, देखो, मना मत करना।
मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, जो भी लाए हैं माँ जी को दे दीजिए, मालती ने उसे बिना देखे ही कहा। सुनकर के राजीव उदास हो गए, परंतु हिम्मत नहीं हारे। बोले, या तो मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, फिर अम्मा को कैसे दे सकता हूँ, एक बार देख तो लो, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। मालती ने कुछ नहीं कहा तो राजीव ने अपने जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा पर्स निकाल करके मालती के हाथ में दे दिया। क्या है? मालती ने अनमने ढंग से पूछा। खोल के तो देखो, खुद ही पता चल जाएगा। मालती ने पर्स खोला तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइन की एक जोड़ी पायल रखी थी, जिसे देख करके मालती बिना खुश हुए ना रह सकी और उसके मुंह से निकल गया, बहुत ही खूबसूरत है। परंतु तुरंत ही मुंह बना करके बोली, इसकी क्या जरूरत थी, मेरे पास तो पहले से ही पड़े हैं। जरूरत थी मालती, तुम नहीं समझोगी, प्लीज मेरी खातिर एक बार पहन लो ना, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पैरों में इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है कि नहीं। राजीव खुशामद करने लगे। ये क्या बात हुई? मालती मन ही मन झल्लाई, पर फिर ना जाने क्या सोच करके पहन ली। वैसे तो उसे राजीव को दिखाने का कोई शौक नहीं था, पर चापाकल पर सब्जी धोने जाना था तो इसलिए उठना ही पड़ा। देखते ही राजीव के मुंह से निकला, बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। खैरियत थी कि मालती ने सुना नहीं। फ्रैक्चर के बाद से अब तक मालती का पैर खाली ही था, जो कि राजीव को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए उन्होंने याद से ये पायल खरीदा था, जिससे मालती के खूबसूरत पैर और भी खूबसूरत लग रहे थे। घुंघरुओं की छन छन से पूरा घर गूंज उठा। रूपा और गुड्डी पड़ोस से वापस आ चुकी थी। आते ही गुड्डी की नजर मालती के पायल पर पड़ी। दीदे फाड़ करके देखने लगी। ओहो भाभी, पायल तो एकदम नए लग रहे हैं, सच बताना भाभी, भैया लेकर के आए हैं ना? तभी सोचूं कि आज भाभी के चेहरे पर इतनी रौनक क्यों है। तब तक रूपा भी नजदीक आ चुकी थी। दिखाओ तो मालती जरा, मैं भी तो देखूं कि कैसा है। गुड्डी ने जबरदस्ती पांव बाहर खींचा तो मालती शर्म से लाल हो रही थी। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है मालती, राजीव भैया लाए हैं, तुम्हें पसंद है तो तुम ही रख लो, तो मेरे पास और भी हैं, मालती ने कहा तो रूपा ने जोर से डांटा। ये क्या बात हुई मालती, तुम्हें भैया की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। कितने मन से लाए हैं तुम्हारे लिए, इसे हमेशा अपने पास रखना। कोई और होती तो अपने भाग्य पर नाज करते, पर तुम्हें उनकी कदर नहीं। ओह, मालती का मुंह लटक गया। सुबह सुबह नहा धो करके उमानाथ और रूपा तैयार हो गए थे। आज घर जाने का उन्होंने पक्का मन बना लिया था। मालती एकदम उदास होकर के रसोई में बैठी थी। भाई भाभी के जाने के नाम से डर लग रहा था उसे। अब आगे के दिन कैसे कटेंगे। रूपा थी तो दिन रात का पता नहीं चलता था। अब फिर से वही उदासी भरा दिन, पर रोक भी तो नहीं सकती थी। 2 महीने हो गए थे रूपा को आए। माँ को कितनी दिक्कत हो रही होगी इसका अंदाजा था उसे, इसलिए रुकने के लिए भी नहीं मनाना चाहती थी। पर रूपा को देख करके खुद को रोक नहीं पाई और फपक करके रो पड़ी। रूपा भी उसे गले से लगा करके रो पड़ी। उमानाथ ने कहा कि रूपा, क्यों ना हम मालती को भी साथ ले चलें, कुछ दिन रहेगी तो इसे भी अच्छा लगेगा। वैसे भी राजीव की छुट्टियां भी खत्म हो रही हैं, तो कुछ दिन ले चलते हैं, जब गर्मी की छुट्टी लगेगी तो ले आएंगे राजीव। बात तो आपकी सही है, पर अम्मा से पूछ लेते हैं वो क्या कहती हैं, रूपा ने कहा। फिर देर किस बात की है, अभी चल के पूछते हैं, उमा ने हंसते हुए कहा। फिर दोनों अम्मा के पास पहुंचे और अपने मन की बात कही। पहले तो अम्मा ने इनकार कर दिया कि बेटा तुम दोनों भी चली जाओगी, राजीव भी शहर चला जाएगा और बहू भी, तो हम किसके सहारे रहेंगे, हमारे दिन कैसे कटेंगे। अम्मा, गुड्डी है ना, और फिर कुछ ही दिनों की तो बात है, जैसे राजीव भैया की छुट्टी लगेगी तो बुला लेना अपनी बहू को। और वैसे भी जब से ब्याह हुआ है मालती घर नहीं गई है, इसका भी तो जी करता होगा ना माँ जी से मिलने का। रूपा ने कहा तो सरोजनी देवी ने कहा कि ठीक है, अब तुम लोग का यही मर्जी है तो ले जाओ। मालती तो एकदम से खुश हो गई मायके जाने के नाम से। मालती, जल्दी से सामान पैक कर लो, हम शाम तक निकलेंगे। उमानाथ ने कहा तो मालती को राहत मिली, नहीं तो तुरंत जाना संभव नहीं था। भाभी के जाने का सुन करके गुड्डी का चेहरा लटक गया और साथ ही राजीव नयन का भी। उनका बिल्कुल मन नहीं था मालती को भेजने का, अभी तो प्यार दस्तक दे ही रहा था जीवन में और अभी ही ले जाना था इन्हें।
पर घर वालों के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत ना हुई। फलस्वरूप मालती का जाना तय हो गया। राजीव को डर था कि मालती मायके जा करके फिर से मुझे भूल जाएगी और फिर वही पत्थर दिल बन जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो उसका दिल थोड़ा सा पिघला है, अब फिर से वही बेरुखी, वही बेगानापन होगा। मालती इन सब बातों से बेखबर खुशी खुशी तैयार होने में लगी थी। सारे जरूरी सामान, अच्छी साड़ियाँ, थोड़े बहुत गहने, लाली, लिपस्टिक, जूड़ा, आलता, सब कुछ। अब मालती इतनी भी मूर्ख थोड़े ना था कि मायके में पड़ोसियों से अपने ससुराल का मजाक बनवाती। अरे देखो, मालती कुछ भी अच्छा नहीं पहनती ओढ़ती है, लगता है बिल्कुल ही कंगाल। घर में ब्याह दिए चौधरी जी अपनी मालती को, और मालती को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। मालती दिन भर अपने तैयारी में व्यस्त थी और राजीव बेचारे मुंह लटकाए इधर से उधर घूम रहे थे। उनका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मन में ख्वाहिशें थी कि जाने के पहले एक बार मालती को जी भर करके देख लूं, जाने फिर कब मिलना हो। पर कैसे? सवाल तो था पर जवाब सूझ नहीं रहा था। मालती को आने में अब एक आध घंटे ही बाकी थे और राजीव का मन तड़प रहा था उस झल्ली को जी भर के देखने के लिए जो उन्हें भाव नहीं देती। जाते जाते रूपा अपनी सखियों से मिलने चली गई तो गुड्डी भी उसके साथ हो ली। अचानक राजीव के सर में तेज दर्द होने लगा। अम्मा आंगन में ही कुछ काम करने में व्यस्त थी। राजीव का सर पकड़ करके बैठे देखा तो घबरा गई। क्या हुआ राजू बेटा, तू ठीक तो है? घबरा करके पूछा। अम्मा सर दर्द से फटा जा रहा है, राजीव ने कराहते हुए कहा तो अम्मा और भी घबरा गई। मालती को आवाज देने लगी, बहू देख तो जरा, राजू का सर दर्द से फटा जा रहा है, बेटा जरा माथा दबा दे और वाम भी लगा दे। जी माँ जी अभी आई, मालती ने कमरे से ही प्रत्युत्तर दिया। जा बेटा कमरे में जा करके तू आराम कर, बहू सर की मालिश कर देगी, अम्मा ने कहा तो राजीव का दिल खुशी से उछल पड़ा। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें, जो कि उन्हें मिल गया। बेड पर आकर के राजीव चुपचाप लेट गए। मालती अपने कामों में व्यस्त थी। धीरे धीरे कराहने की आवाज कानों में पड़ रही थी। जाने क्यों पर ऐसा लग रहा था राजीव नाटक कर रहे थे। उन्हें सर दर्द नहीं हो रहा था, पर माँ जी ने कहा तो दवाई तो करनी ही थी, इसलिए वह जल्दी जल्दी बाम ढूंढने लगी। जल्दबाजी में बाम मिल नहीं रहा था तो मालती भुनभुना रही थी कि इनका सरदर्द भी आज ही होना था। अब तैयार होऊं या जनाब की सेवा करूं? और राजीव उसे देखे जा रहे थे जैसे अपनी आंखों में उसकी छवि उम्र भर के लिए कैद कर लेना चाहते हों। खैर मालती को बाम मिल गया था तो थोड़ा सा बाम अपनी उंगलियों पर निकाल करके राजीव के सर पर लगाई और फिर हल्के हाथों से मसाज करने लगी। ये पहला मौका था जब मालती ने राजीव के माथे को छुआ था और ये खुशी बेशुमार थी राजीव के लिए। दिल जैसे हथेली पर आ गया हो ऐसा शोर मचा था सीने में। हर धड़कन बस यही गा रही थी, मेरे दिल जिगर में समा भी जा, रहे क्यों नजर का भी फासला, कि तेरे बगैर तो दिल रुबा ये जिंदगी भी मुहाल है, तेरे इश्क की नजर की तो बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। करीब आधे घंटे से मालती राजीव का सर दबा रही थी और राजीव का मन ही नहीं भर रहा था। जी चाहता था मालती ऐसे ही उनके पहलू में बैठी रहे और वो ऐसे ही चोरी चोरी उसे देखते रहें। उनकी मनसा को मालती बखूबी समझ रही थी, इसलिए गुस्से से जल रही थी, पर जाते जाते अपना मन खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए खुद को संभाल रखी थी। राजीव को भी सब समझ आ रहा था, लेकिन वो मालती को कुड़ते देख मजे ले रहे थे। मालती को शक ना हो इसलिए बीच बीच में कराह रहे थे। खैर इससे पहले की बात बिगड़ती रूपा वापस आ गई और मालती को आवाज देने लगी, मालती की जान, हाँ आ रही हूँ, कह करके जाने के लिए मुड़ी की राजीव ने लपक के उसका हाथ पकड़ लिया। जब तक मालती संभलती उसे तेजी से अपनी ओर खींच लिया। मालती जब तक कुछ समझ पाती वह राजीव की बाहों में कैद हो गई। वह जोर से चीखना चाहती थी पर घर वालों के डर से धीरे से गुर्राती हुई बोली, ये क्या बदतमीजी है, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। वह राजीव के बाजुओं के कैद से छूटने की नाकाम कोशिश कर रही थी। देखो मालती मुझे गलत ना समझना, पर आज मेरा प्यार मजबूर कर रहा है मुझे ऐसा करने पर। मालती तुम घर जाकर के मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? तुम्हारे बिना ये 2 महीने कैसे कटेंगे, मैं तो सोच करके ही पागल हो रहा हूँ। राजीव इमोशनल हो रहे थे। छोड़िए मुझे, ज्यादा मजनू बनने की जरूरत नहीं है, समझे आप? मैं क्यों याद करूँ आपको?
मालती खींच करके बोली, आप अपने रास्ते जाइए और मुझे अपने रास्ते जाने दीजिए। तुम मानो या ना मानो मालती, पर हमारे रास्ते तो हमेशा के लिए एक हैं। मालती कुछ कहते उससे पहले ही रूपा ने दोबारा आवाज लगाई, मालती चल रही है या मैं अकेली जाऊं? नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ, कह करके रूपा जोर से चिमटी काटी। राजीव की चीख निकल गई और पकड़ ढीली हो गई और मालती तेजी से बाहर भागी। राजीव दर्द से करा उठे। जोर से चिकोटी काटने से कटे स्थान से खून निकलने लगा। कुछ ही देर खड़े हो करके सहलाने के बाद मुस्कुराते हुए बाहर निकले राजीव, और शाम होते ही घर का सूना करके तीनों ही घर से निकल गए। जाते समय रूपा को पकड़ करके अम्मा दहाड़े मार करके रोने लगी। माँ से बिछड़ने का गम किसे नहीं होता। रूपा के आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मालती को अपनी माँ से मिलने की खुशी भी हो रही थी और सासू माँ को अकेले छोड़ करके जाने का दुख भी हो रहा था, पर इस बात का संतोष भी था कि गुड्डी थी उनके साथ। राजीव तो पहले ही घर से बाहर जा चुके थे। मालती को जाते हुए देखने की हिम्मत नहीं थी उनमें, कहीं उनके आंसू ना निकल जाएं और सबके सामने मजाक ना बन जाऊं, इस डर से वो पहले ही घर से निकल गए थे। हालांकि मालती की नजरें गैर इरादतन उन्हें राजीव को ढूंढ रही थी। रूपा भी भाई को ढूंढ रही थी और उमानाथ भी जाने से पहले मिलना चाहते थे, इसलिए बार बार पूछ रहे थे, पर राजीव का तो कहीं अता पता नहीं था। पता नहीं क्यों पर मालती मायूस हो रही थी। जाने क्यों उसकी आंखें जाते जाते उस बावरे नयन को एक बार देखना चाहती थी जो हमेशा उसका पीछा करते रहते थे। खैर ना दिखे मेरी बला से मुझे क्या पड़ी है, कहीं भी रहें, उसने ख्याल झटक दिया। देर रात बीतने पर राजीव घर लौटे। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। गुड्डी कब का सो चुकी थी। अम्मा भी राजीव की राह देखते देखते आंगन में बिछे खाट पर ही सो गई थी। राजीव हाथ पांव धो करके वहीं माँ के पास खाट पर बैठ गए। मन बेहद उदास था। सोच रहे थे कल तक कितनी रौनक थी घर में। पूरे घर में रूपा और उमानाथ के हंसी के ठहाके गूंजा करते थे। मालती की पायल की छन छन से कैसे पूरा घर आंगन से खुशी से खिल उठता था। और अब हर ओर उदासियों का डेरा है। न जाने कब ये उदासी खत्म होगी, कब मालती से दोबारा भेंट होगी। सोचते सोचते राजीव वहीं माँ के पास बिना खाए पिए ही सो गए। करीब रात के 10 बजे सब घर पहुंच गए। यशोदा देवी और चौधरी साहब सोने की तैयारी कर रहे थे। शशांक भैया अपने कमरे में जा चुके थे और भाभी रसोई का काम समेट करके जाने ही वाली थी कि गाड़ी की तेज हार्न सुनाई दी। इस समय कौन आया, सबके कान खड़े हो गए। दोबारा हारन की आवाज सुनाई देने पर शशांक भैया तेजी से बाहर की ओर लपके और चौधरी साहब भी घर से बाहर निकले। इतनी रात को कौन आया है बहू? शशांक को जरा कहो बाहर निकल करके देखे। हाँ बाबूजी गए हैं देखने, शशांक भैया की पत्नी माला भाभी ने कहा। कुछ ही देर में शशांक भैया और उमानाथ अपने अपने हाथों में बंदूक लेकर के चले आ रहे थे और उनके पीछे रूपा और सबसे पीछे मालती थी। माँ देखो तो कौन आया है, शशांक भैया चहकते हुए बोले। कौन है बेटा? रात होने की वजह से यशोदा देवी कमरे से धीरे धीरे चल के आ रही थी ताकि किसी चीज से टकरा करके गिर ना जाए। माँ रूपा आई है और मालती भी, शशांक भैया ने खुश हो करके कहा तो माँ को विश्वास ही नहीं हो रहा था। इतनी रात को, वो भी ना कोई खबर ना संदेश, इस तरह से अचानक। सब ठीक तो है ना? कोई बात तो नहीं हो गई? माँ का कमजोर दिल किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत हो उठा। तभी उमानाथ आकर के माँ के चरण में झुक गए। नहीं माँ सब ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, उन्होंने माँ को समझाया। तब तक रूपा और मालती को भी शशांक भैया भी भाभी ले करके आ गई थी। रूपा ने सास के पैर छुए, वहीं मालतू इतने दिनों के बाद अपनी माँ को देख करके खुशी से लिपट गई। बहुत देर तक दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपटी रही। मालती को अचानक अपने सामने पा करके माँ खुशी से गदगद हो रही थी। कहाँ उठाऊं कहाँ बैठाऊं का होश नहीं था, बिल्कुल बावरी हो रही थी। रूपा ने सासू माँ को संभाला। माँ मालती अभी आपके पास ही हैं, जी भर के लाड प्यार कर लीजिएगा। अभी मालती को बाबूजी से भी तो मिलने दीजिए। रहने दे बहू, जी भर करके मिल लेने दो अपनी बेटी से। बहुत तड़पी हैं चौधराइन अपनी मालती के लिए। फिर मालती ने बाबूजी का आशीर्वाद लिया। तुम ठीक हो ना बेटा? दामाद बाबू कैसे हैं? तुम खुश तो हो ना?
मालती ने हाँ में सिर हिलाया। चूंकि सब लोग खाना खा करके सोने ही वाले थे, सो खाना तो खत्म हो चुका था, इसलिए माला भाभी, शशांक भैया की पत्नी के साथ रूपा भी जल्दी से हाथ पैर धो करके रसोई में घुस गई और दोनों ने जल्दी जल्दी रोटियां सेंकी और थोड़ी सब्जी बची हुई थी, इसलिए 3-4 आलू काट करके जल्दी से आलू के करारे भुर्जी बना करके सबसे पहले उमानाथ को परोस दिया, क्योंकि उस जमाने में आदमी पहले खाना खाते थे, औरतों का नंबर हमेशा बाद में ही आता था। खैर, उमानाथ के खा लेने के बाद रूपा ने अपने लिए और मालती के लिए भोजन परोसा। इन दोनों को भी बहुत तेज भूख लग रही थी। माला भाभी पहले ही खा चुकी थी, इसलिए वो उनके पास ही बैठ गई। खाते खाते ही तीनों में बातें होने लगी। माला भाभी ने पूछा कि मालती, राजीव बाबू कैसे हैं? तुम उन्हें खुश तो रख रही हो ना? हाँ भाभी, भैया तो एकदम अच्छे हैं। मालती उनका बहुत ख्याल रखती हैं, दिन रात उनकी जी हुजूरी करती हैं, और तो और एक गिलास पानी भी खुद से नहीं लेने देती। एक पैर पर खड़ी रहती हैं बेचारी, तभी तो इनका पैर भी टूट गया। कह करके रूपा जोर जोर से हंसने लगी। मालती ने उसकी बाह में जोर से चिमटी काटी। रूपा दर्द से चीख पड़ी। मालती की बच्ची, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? यही सच है ना? रूपा ने उसके कान के पास जा करके कहा। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। मालती ने आंखें तरेरी तो रूपा हंस पड़ी। यशोदा देवी वहीं पास में बैठी तीनों की बातें सुन रही थी। रूपा की बात सुन करके गदगद हो उठी। मालती अपने घर परिवार को अच्छी तरह संभाल रही है, यह जान करके उनके सर का बोझ हल्का हो गया था। तीनों बच्चों के वापस आ जाने पर घर में खूब रौनक हो गई थी। ऐसा लगता था पुराने दिन वापस आ गए थे। मालती और रूपा के वही पुरानी लड़ाई झगड़े, हंसी मजाक से पूरा घर मुस्कुरा रहा था। यशोदा माँ को तो जैसे सारे रोग बीमारी छूमंतर हो गए थे। बेटी का हंसता चेहरा देख करके उनकी सारी थकान परेशानी दूर हो जाती। मालती अपने चेहरे पर हंसी का नकाब ओढ़े सबको विश्वास दिलाने में कामयाब हो गई थी कि सब कुछ एकदम बढ़िया है। मालती के जाने से घर में एकदम से सन्नाटा पसरा हुआ था। राजीव को घर काटने को दौड़ता। जैसे तैसे 1-2 दिन निकाले और फिर माँ से बोल करके कि अम्मा छुट्टी खत्म हो रही है, सोमवार से स्कूल जाना पड़ेगा। शहर आ गए। यहाँ आकर के उन्हें लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ भी वही शाम, वही गम, वही तन्हाई थी। कहीं पर भी जाओ किसी तरह भी दिल ना बहलता। स्कूल में भी गुमसुम ही रहते। किसी तरह क्लास निपटा के ऑफिस में चुपचाप बैठे रहते। किसी से ना बोलना ना हंसना, कुछ भी नहीं। उनकी चिंता ये नहीं थी कि मालती चली गई थी, चिंता तो इस बात की थी कि बिना कोई जवाब के चली गई थी। राजीव के लाख कोशिशों के बाद भी ये पता नहीं चल पाया कि आखिर उसके दिल में राजीव के लिए कोई जगह है भी या नहीं। क्या उसके गुस्से में प्यार था या सिर्फ उनकी सेवा भाव के बदले मालती ने प्यार से कभी देख लिया था? बस सिनेमा हॉल में उसका हाथ पकड़ना महज संयोग था। क्या सिर्फ पब्लिक के डर से उनका हाथ पकड़ ली थी या सचमुच इमोशनल टच था? गहराती शाम के अंधेरे में छत की बालकनी में कुर्सी पर चुपचाप बैठे राजीव नयन के मन में प्रश्नों का सैलाब उमड़ रहा था, जिसका कोई जवाब नहीं था। थी तो बस बेचैनी, तन्हाई और बेकरारी। बेकरारी मालती को देखने की, उसकी आवाज को सुनने की, उसके समीप होने की। काश कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा है, तुमसे प्यार है। जब कुछ कहा ही नहीं तो ये बेचैनी क्यों, मिलने की बेकरारी क्यों? पर दिल का क्या करें, जो सारी बातों को दरकिनार करके मालती से मिलने को तड़प रहा था। जी चाहता था कि जैसे पैरों में पंख लग जाएं और वो अभी उड़ करके उस जान की दुश्मन के पास पहुंच जाएं, जिसने उनका सुख चैन सब छीन लिया था। पर किस तरह जाऊंगा उसके पास? कहीं सबके सामने मेरा अपमान कर बैठी तो, कुछ उल्टा सीधा सुना दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी सबकी नजरों में? माँ बाबूजी का भ्रम टूट जाएगा। सो अलग कि बेटी दामाद हंसी खुशी रह रहे हैं। राजीव को कोई हल नहीं सूझता था। लाचारी में मुट्ठी भींच करके टेबल पर दे मारे। आह, मुंह से चीख निकल गई। सांसा याद आया मालती को दिया हुआ एकमात्र निशानी जो उसने उन्हें जाते जाते दिए थे। हाथों में जोर की चिमटी काटी थी जिससे टीस अभी भी थी, पर इस दर्द को पा करके भी वो खुश थे। तू ना सही तेरा दर्द सही, तेरा कुछ तो सनम मेरे पास है। तू दूर सही नजरों से मगर धड़कन में तेरी ही सांस है।
वैसे आरजू ये तो ना थी, आरजू तो थी कि काश लबों पर प्यार की निशानी दे जाती, जाते जाते बाहों में झूल जाती, कानों में हौले से 3 मैजिकल वर्ड बोल जाती। आह कितने हसीन ओपल होते। राजीव मन ही मन मुस्कुराए। मालती ओ मालती, कैसे गुजरेंगे तुम बिन ये दिन, मैं तुम्हारे बिन जी कैसे पाऊं। मेरी तो सुबह भी तुम ही हो, शाम भी तुम ही हो, मेरी तो धड़कन भी तुम ही हो, आवाज भी तुम ही हो, बिन तुम्हारे मैं कुछ भी तो नहीं। काश मैं तुमसे कह पाता कि तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी बंदगी हो, तुम मेरा पहला और आखिरी ख्वाहिश हो। तुम्हारे अलावा और कुछ भी तो नहीं चाहा हमने, और देखो ना कितना बदनसीब हूँ कि मैं तुम्हें पा करके भी ना पा सका। राजीव की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, इन्हें उन्होंने बामुश्किल रोका। पड़ोसी की छत पर रेडियो पर बज रहा गाना, आसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है जो कहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छांव में रहने दो। जैसे उनके ही दिल की ख्वाहिश बयां कर रहा था। मालती को मायके आए करीब 1 सप्ताह हो गया था और वह बेहद खुश भी थी आकर के। घर वालों ने पलकों पे बिठा करके रखा था। उमानाथ और शशांक भैया दोनों भाई अपनी लाडली बहन का मुंह निहारते रहते, उसकी हर एक इच्छा को सर आंखों पर रखते। दोनों भाभियां भी खूब ख्याल रखती। रसोई में वही खाना पकता था जो मालती को पसंद था। माँ और बाबूजी के क्या कहने, उनके तो रूह को सुकून थी मालती। आजकल तो वो उनकी सुबह की शुरुआत भी मालती से ही शुरू होती थी और रात भी बस मालती मालती और मालती पे ही खत्म होती थी। पर फिर भी कुछ तो कमी थी जो उसे उदास कर रही थी। तन्हाई में घंटों उदास बैठी रहती। हाँ, ये अलग बात थी कि वो समझ नहीं पा रही थी कि ये उदासी कैसी है। ससुराल की याद आ रही है या उस बैरी पिया की? नहीं नहीं, उनकी याद भला क्यों आएगी? भला वो मेरे होते ही कौन है? मेरा उनसे कोई आत्मिक नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। उनके साथ रहना मेरी मजबूरी है, मेरी खुशी नहीं है। मेरी खुशी तो मेरा अतीत है जिसके सहारे मैं 1 जन्म तो क्या 7 जन्म गुजार सकती हूँ। पर दिल के किसी कोने से आवाज आती है, फिर ये बेचैनी क्यों मालती? फिर तू खुश क्यों नहीं है मालती? क्यों तुम्हारी आंखें किसी के आने का इंतजार करती हैं? सच तो ये है मालती, तू अपने अतीत को भूलने लगी है। तुम्हारा दिल राजीव के बिना उदास है और तुम मानो या ना मानो तुम्हें प्यार हो गया है राजीव से। नहीं, यह बिल्कुल झूठ है। राजीव से मुझे कभी प्यार नहीं हो सकता। मैं उनसे प्यार कर ही नहीं सकती। मैं सिर्फ राघवेंद्र की हूँ और हमेशा उनकी ही रहूंगी। मेरी जिंदगी में उनकी जगह और कोई नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं। और फिर उसका दिल राजीव के प्रति एकदम कठोर हो जाता है। आज राजीव को अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए हाफ डे के बाद ही घर लौट आए थे। खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, इसलिए सोचा गर्मा गर्म चाय बना लेता हूँ, शायद पी करके थोड़ा अच्छा लगे। बैग को कमरे में आकर के अलमारी में रखा और अपनी छोटी सी रसोई जिसमें जरूरत की छोटी मोटी सभी चीजें मौजूद थी, जा करके चाय केतली गैस स्टोव पर चढ़ा दी। सर दर्द से फटा जाता है, किसी तरह दूध शक्कर और चाय पत्ती डाली, थोड़े अदरक भी बिना कूटे डाल दिए और कमरे में आकर के अपने कमरे में कुर्सी पर बैठ जाते हैं। मालती को गए करीब 20 दिन हो गए थे और ये 20 दिन 20 बरस के समान बीत रहे थे। दुख की बात तो यह थी कि आज तक कोई समाचार नहीं मिला था। मालती ने कोई चिट्ठी डाली नहीं और राजीव की हिम्मत नहीं होती थी कि चिट्ठी भेजने की। कई बार अपने दिल का हाल कागजों पर लिखा, कितनी बार अपने दर्द को शब्दों में पिरोया, पर पोस्ट करने की हिम्मत ना हुई। राजीव अपने ख्यालों में गुम ये भूल गए कि उन्होंने स्टोव पर चाय चढ़ा रखी है। अपने ख्यालों से बाहर निकल करके चाय लाने जा रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इस समय कौन होगा? बुदबुदाते हुए उल्टे पांव लौट करके दरवाजे की तरफ बढ़ चले। दरवाजा खोला तो सामने पोस्टमैन खड़ा था। माँ की चिट्ठी डालने जाते थे कभी कभार, इसलिए पहचानता था। देखते ही बोला, राजीव बाबू आपकी चिट्ठी आई है। कहाँ से? राजीव ने आश्चर्य से पूछा। पोस्टमैन ने चिट्ठी उलट करके देखा और उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि कोई उमानाथ के नाम का है।
अच्छा, उन्होंने लपक करके चिट्ठी अपने हाथ में ले ली और प्रबल आस से कि शायद मालती ने लिखा है, जल्दी जल्दी खोलने लगे। पोस्टमैन जा चुका था, इसलिए दरवाजा बंद करके कमरे में आ गए। चाय की तो बैंड बज चुकी थी, केतली जलते जलते बचा था। खैर फिलहाल उसकी चिंता नहीं थी, क्योंकि उनके हाथ में अनमोल खजाना जो मिल गया था। फटाफट चिट्ठी खोली, लिखने वाली रूपा थी। देख करके उत्साह ठंडा पड़ गया। फिर भी खत को पूरा पढ़ा। पढ़ करके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। रूपा ने सब कुशल मंगल लिखा था और साथ में ये भी लिखा था कि मालती और आपके सुखी दाम्पत्य जीवन की खुशी में माँ बाबूजी घर में पूजा रखवाए हैं और माँ जी चाहती हैं कि आप भी पूजा में जरूर से जरूर आइए। पूजा इसी महीने की पूर्णिमा को है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आ जाइए। और हाँ, पढ़ करके जो राहत मिली थी कि बिना चाय के ही सरदर्द गायब हो गया था। जैसे बरसों से बंजर पड़ी भूमि पर जम करके सावन बरसने से चारों तरफ हरियाली फैल जाती है, वैसे ही संदेश पा करके राजीव के बुझे मन में नई जान आ गई थी। दिल बाग बाग हो गया था। राजीव के 2 दिन 2 बरस के समान बीते। तीसरे दिन मुंह अंधेरे उठ करके नहा धो करके तैयार हो गए। फिर अपनी बेताबी पर खुद ही शर्मा गए। बस चाय बना करके पी और चल दिए अपनी मंजिल की ओर। सांझ ढलने से पहले राजीव अपने ससुराल पहुंच गए थे, वो भी ब्याह के बाद पहली बार। नजदीक के बाजार पहुंचने पर उन्होंने टैक्सी कर ली थी, ताकि गांव वालों के सामने मालती के घर वालों को शर्मिंदा ना होना पड़े। गांव में जैसे ही पहुंचे, टैक्सी के साथ साथ गांव के छोटे बच्चे भी भागने लगे। टैक्सी जब घर के नजदीक पहुंचा तो कुछ बच्चे शोर मचाते हुए हवेली के भीतर चले गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मालती दीदी, जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए। क्या मालती को तो जबरदस्त सरप्राइज मिला था। बच्चों की आवाजें सुनकर के रूपा कमरे से बाहर निकली। निकलते ही मालती ने सवालों के गोले दाग दिए। रूपा, ये सब क्या है? ये किसकी करनी है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अच्छा, तो अब तू मेरी सहेली से ज्यादा अपने भाई की चमची हो गई है। तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मालती गुस्से से लाल हो रही थी। शांत हो जा मेरी बहन, शांत हो जा। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ना ही राजीव भैया ने कुछ कहलवाया है और ना ही मैंने अपनी तरफ से कुछ किया है, बल्कि ये सब माँ जी का किया धरा है। उन्होंने ही पूजा में तुम दोनों बैठ सको इसके लिए ये भैया को बुलवाया है। रूपा ने मालती को शांत किया और मुस्कुरा करके पूछा कि अब मैं जाऊं, अपने भाई को अंदर ले आऊं? मालती ने कुछ नहीं कहा तो रूपा जल्दी जल्दी भाग करके भाई को लेने पहुंची। राजीव टैक्सी का किराया चुका करके दरवाजे की तरफ बढ़े। थोड़ा डर और थोड़ी एक्साइटमेंट की वजह से धड़कनें तेज हो रही थी। रूपा को सामने से आता देख करके राहत मिली। रूपा अपने प्यारे भैया को देख करके बहुत खुश हुई। लपक करके उनके हाथ से ब्रीफ केस ले लिया। भैया, आपको आने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं रे, कोई तकलीफ नहीं हुई। पर ये तो बताओ, यहाँ का मौसम कैसा है? तापमान ठीक है या पारा चढ़ा है? राजीव का इशारा मालती की ओर था। रूपा भाई की बात सुनकर के हंस रही थी। अच्छा, तो आप मालती से डरते हैं? नहीं तो? हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा। वो क्या है ना, हम जिससे प्यार करते हैं उन्हें किसी भी तरह के दर्द या परेशानी में नहीं देख सकते। हम उनके चेहरे पर खुशी देखना चाहते हैं, चिंता या क्रोध की लकीरें नहीं। तुम नहीं समझोगी रूपा, राजीव ने हंस करके कहा। रूपा अपने भाई की हंसी में छुपे दर्द को स्पष्ट महसूस कर सकती थी। दोनों भाई बहन बातें करते करते आंगन में आ पहुंचे, जहां यशोदा देवी बड़े प्यार से अपने दामाद के स्वागत में खड़ी थी। राजीव ने उन्हें झुक करके प्रणाम किया। वो सासू माँ ने उन्हें गले से लगा लिया और फिर सिर पर हाथ रख करके ढेरों आशीष दे डाली। जुग जुग जियो, हमेशा खुश रहो बेटा। और भी ना जाने क्या क्या राजीव उनके लिए क्या मायने रखते थे, ये उनका दिल ही जानता था। मालती की बिखर करके चकनाचूर हो गई जिंदगी को फिर से बड़े प्यार से समेटने वाला और एक नया जीवन देने वाला ये उनका जमाई उन्हें जान से भी ज्यादा अजीज था। चौधरी साहब भी आ गए थे। आते ही जमाई बाबू को देख करके खुशी से गदगद हो गए। और सफर कैसा रहा बेटा जी? आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? चौधरी साहब बड़े प्यार से अपने जमाई राजा से हाल चाल पूछ रहे थे। नहीं बाबूजी, कोई परेशानी नहीं हुई, मैं एकदम ठीक हूँ। फिर शशांक भैया, उमानाथ, माला भाभी सब आ गए और सब ने बड़े प्यार से स्वागत किया राजीव का। पर जिसके लिए आए थे उसका कहीं अता पता नहीं था। मालती तो नजर ही
नहीं आ रही थी। पूजा की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। उमानाथ पूजा के सामान जुटाने में लगे थे और शशांक भैया भोज तो होना ही था। चौधरी साहब के घर में पूजा हो और भोज ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गांव घर के लोग खाना ना खाएं और आशीर्वाद ना दें तो पूजा अधूरी रह जाती है। इसलिए पूजा के साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था थी। रूपा और माला भाभी रसोई संभालने में लगी थी और मालती की माँ यशोदा देवी पूजा घर की सफाई और घटे बढ़े सामानों के निरीक्षण करने में व्यस्त थी। रात हो गई थी पर अभी तक मालती राजीव के सामने नहीं आई थी। राजीव की बेचैनी बढ़ती जा रही थी पर बेचारे कर भी क्या सकते थे। चुपचाप कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँघ रहे थे। बीच बीच में सासू माँ आकर के हाल चाल पूछ जाती थी। रूपा ने नाश्ता चाय अच्छे से करा दिया था पर आज फुर्सत किसे थी कि बैठ करके उनसे बातें किया जाए। बहुत देर होने पर भी मालती जब कहीं दिखाई नहीं दी तो यशोदा देवी का पारा चढ़ने लगा। जा करके रसोई में रूपा से पूछा, रूपा मालती तुम्हें बता करके गई है क्या? कहाँ गई है? अभी तक आई क्यों नहीं? हमें लगा कि पर इसे तो जरा भी परवाह नहीं है दामाद जी की। कब से आकर के बैठे हैं और उसका कहीं अता पता नहीं है। मुझे तो डर है कहीं नाराज ना हो जाएं। आप चिंता ना करें माँ जी, मेरे भैया ऐसे नहीं है। वह मालती से नाराज हो ही नहीं सकते। शायद अपने कमरे में ऊपर होगी, कोई देखने भी तो नहीं गया उसे। रूपा ने सास को तसल्ली दी तो उनका मन थोड़ा हल्का हो गया। डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका था। घर के सारे जेंट्स खाने के लिए आ गए थे। रूपा और माला सबको खाना खिलाने में लगी थी। मालती अभी तक नहीं आई थी। अब तो रूपा का भी गुस्सा आने लगा था। राजीव उदास मन से खाना खाने में लगे थे। रूपा से देखा नहीं गया इसलिए उसने उमानाथ से कहा कि मालती को जरा ऊपर से बुला दीजिए ना, आ जाती तो थोड़ी मदद मिल जाती भोजन परोसने में। अच्छा ठीक है, हम अभी बुला करके लाते हैं, कह करके उमानाथ जाने लगे ऊपर कमरे में। राजीव ने कहा, नहीं भैया आप रहने दीजिए, मैं जाता हूँ बुला करके लाता हूँ। ठीक है जाइए, आप ही बुला करके लाइए, उमानाथ ने कहा। वैसे तो मालती की बेरुखी पर राजीव को बहुत गुस्सा आ रहा था। मन कर रहा था जाएं और उस अकड़ू लड़की के सारे अकड़ ठिकाने लगा दें। और वे तेज तेज सीढ़ियां चढ़ते हुए मालती को ढूंढते उसके कमरे तक आ गए। दरवाजे पर जा करके देखा तो अंदर बिल्कुल अंधेरा था और सन्नाटा भी। उन्होंने बरामदे में लटके लालटेन को भीतर ले जा करके देखा तो मालती अपने बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी थी। देख करके ही पता चल रहा था कि उसे राजीव के यहाँ आने का गहरा दुख था। राजीव का मन बेहद निराश हो गया था। उसके समीप जाकर के हौले से आवाज लगाई, मालती मालती सो रही हो? मालती ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा आना तुम्हें इतना बुरा लगा कि तुम आज खाना भी नहीं खाओगे? मालती मैं सच कहता हूँ, अगर अम्मा जी का आदेश नहीं होता तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आता। मुझे अच्छे से पता है कि मेरा यहाँ आना तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, पर माँ जी की आज्ञा का उल्लंघन भी तो नहीं कर सकता था, इसलिए मजबूरी में मुझे आना पड़ा। अगर तुम कहोगी तो मैं पूजा के कल हो करके ही चला जाऊंगा और फिर कभी नहीं आऊंगा। तुम आराम से यहाँ आना और जब भी जी करे तो संदेशा भिजवा देना, मैं लेने आ जाऊंगा। मालती चुपचाप सुनती रही। राजीव जो कह रहे थे उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वह ऐसा तो नहीं चाहती थी, पर वह क्या चाहती थी यह तो उस नादान को भी नहीं पता था। उसके न आने से भी उसका जी घबरा रहा था और उसके आ जाने से भी वह परेशान थी। वह खुद भी नहीं जानती थी कि उसका दिल चाहता क्या है। मालती उठो, चलो खाने पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रूपा कब से तुम्हें ढूंढ रही है। मालती उठो ना। राजीव ने दोबारा आवाज लगाई तो मालती को उठना ही पड़ा और वह राजीव के पीछे पीछे चली आई। कहाँ थी मालती की बच्ची? तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती है? मैं कब से अकेले कर रही हूँ और तुम चुपचाप अपने कमरे में लेटी हुई हो। अरे मेरे भाई का नहीं तो कम से कम मेरा तो ख्याल कर लिया होता। ऐसे ही पता नहीं क्यों सुबह से कमजोरी सी महसूस हो रही है, पर घर में पूजा और उस पर भैया भी आए हुए हैं तो बैठना अच्छा भी नहीं लगता। माला भाभी अकेले भला क्या क्या करेंगी और तुम्हें तो हमारी पड़ी नहीं है। रूपा ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। मालती पवित्र पापी की भांति मंद मुस्कुराती रही। चल अब तो सबको खाना खिलाया, अभी भी आराम ही करेगी। रूपा ने डांट लगाई तो सबको और कुछ लेंगे पूछने
पूछने लगी और जिसको जो चाहिए था बारी बारी से देने लगी। अब राजीव को खाना स्वादिष्ट लग रहा था। देर रात तक हाँ हाँ ही करने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, तो बाकी बचे मालती और राजीव को भी अपने कमरे में जाना ही पड़ा। जब तक नीचे सब बातें कर रहे थे तब तक रूपा ऊपर जा करके मालती के कमरे का बिस्तर वगैरह ठीक कर दी थी। नए बेड कवर बिछा दिए थे और पूरे कमरे में इत्र भी स्प्रे कर दिए थे, जिससे पूरा कमरा खुशबू से महक रहा था। राजीव पहले आकर के बिस्तर पर लेट गए। डर था कहीं बाद में गया तो मुझे बिस्तर के नीचे न सोना पड़े। मालती का भरोसा नहीं। पूरा कमरा भीनी भीनी खुशबू से महक रहा था। टेबल पर 2 गिलास गर्म दूध भी रखे थे। रूपा ने चुपके से ला करके रख दिया और सोच रही थे कि कभी सोचा नहीं था कि अपने भाई के लिए कभी यह भी करना पड़ेगा। पता नहीं क्यों राजीव को भ्रम हो रहा था कि रूपा ने ये सब मालती के मन से ही किया है, क्योंकि मालती के मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इसी खुशफहमी में वे इंतजार करने लगे अपने संग दिल सनम का। 1 घंटा बीता, दूसरा घंटा बीता, पर मालती का कहीं अता पता नहीं था। फिर इंतजार करते करते न जाने कब राजीव की आंख लग गई। हुआ यूं था कि सोने के लिए मालती नीचे से ऊपर तो आई, पर अपने कमरे में ना जाकर के बड़े भैया के कमरे में चले गई, जहां फिलहाल कोई नहीं रहता था। इस तरह रूपा को पता भी नहीं चला कि मालती कहाँ सोई है। सुबह जब राजीव की आंख खुली तो उन्हें मालती को कमरे में ना देख करके धक्का लगा। मतलब साफ था कि मालती को उनका साथ बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके दिल में टीस सी उठती महसूस हुई। ये तो उनका अपमान था, घोर अपमान था। भला अपने घर वालों के साथ ऐसा कोई करता है क्या? जी तो चाहता था कि अभी शहर वापस चला जाऊं, पर घर वालों को शर्मिंदा करना उचित नहीं था, इसलिए मन मसोस करके नीचे उतर गए। नीचे खूब गहमा गहमी थी। सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। पूजा में शामिल होने के लिए कुछ मेहमान और दोनों बड़े भैया भी आए थे। मेहमानों में मालती की छोटी वाली बुआ भी आई थी। फूफा के अत्यधिक बुजुर्ग होने के कारण उनके साथ उनकी पोती रमा भी आई थी उनकी देखभाल के लिए। रमा काफी चंचल स्वभाव की थी, हमेशा खुशमिजाज, 17-18 की रही होगी। घर वाले वर तो ढूंढ ही रहे थे, पर अभी तक कोई मिला नहीं था, इसलिए कुंवारी थी। जैसे उसने जब से ऋषि कपूर की प्रेम रोग मूवी देखी थे तब से खुद को रमा फिल्म की हीरोइन समझने लगी थी और उसे देवधर ही चाहिए था अपने पति के रूप में। और वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती रहती थी कि हे भगवान, मुझे भी कोई देवधर जैसा लड़का ही मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए। राजीव पर नजर पड़ते ही यशोदा देवी ने कहा, बेटा जी आप नहा धो कर के तैयार हो जाइए, कुछ ही देर में पूजा शुरू होगी, पंडित जी आते ही होंगे। सबसे पहले मुंह धो करके कुछ फल फूल खा लीजिए और थोड़ा दूध पी लीजिए। फिर उन्होंने रूपा को आवाज लगाई, रूपा दामाद जी के लिए फल और दूध ले आओ बेटा। रूपा रसोई से ही जवाब दी, ठीक है माँ जी, अभी लेकर के आती हूँ। पर राजीव ने साफ मना कर दिया कि नहीं, अभी कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, पूजा के बाद ही कुछ खाऊंगा। सासू माँ को कैसे बताते कि रात वाली घटना के बाद उनका मन बेहद कड़वा हो गया था। उनका वो बिल्कुल भी जी नहीं कर रहा था रुकने का। खैर, सासू माँ के आज्ञा अनुसार बाथरूम में घुस गए नहाने के लिए। नहाने के बाद अपने बालों को तौलिए से पोंछते हुए अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर से रमा अपनी धुन में पूजा के लिए सूखे पीला पीताम्बर लेकर के सरसरा करके उतर रही थी और फिर राजीव नयन से तेजी से टकराई। वो तो गिर ही जाती अगर राजीव ने थाम ना लिया होता। रमा की आंखें टकराई राजीव की आंखों से और वह पलकें झपकाना भूल गई, जैसे पत्थर की मूरत बन गई हो। बस एक टक राजीव को देखे जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सपनों का देवधर उसके सामने खड़ा था। राजीव भी मूर्तिवत रमा को पकड़ करके झुके हुए थी कि तभी मालती, जो इन सब से अनजान बाबूजी से बाहर बैठक में बैठी बातें कर रही थी, आ गई। राजीव को रमा को इस तरह पकड़े देख करके अचानक उसके कान के पास नसों में तेज खिंचाव महसूस हुआ। उसके दिल में कुछ जलने की बू आई, जिसे वहां खड़ी रूपा ने भी महसूस किया और मन ही मन मुस्कुराई। मालती को देख करके राजीव को होश आया और उन्होंने फौरन रमा को छोड़ दिया और सर पर दौड़ पड़े अपने कमरे की तरफ। रमा
अब भी अपने दिल पे हाथ रखे बुत बनी खड़ी थी। हाय, उसने ठंडी आ भर करके पूछा, मालती दीदी इतना खूबसूरत बंदा कौन है जिसे देख करके मेरा दिल काबू में नहीं है? ये तो मेरे देवधर मालूम होते हैं। कौन देवधर? मालती उलझन और गुस्से में बोली, वही प्रेम रोग वाले। मुझे क्या मालूम, मालती गुस्से से बोली और पूजा के लिए तैयार होने चली गई। पंडित जी आ गए और पूजा के लिए जल्दी मचा रहे थे। राजीव तो तैयार हो करके आ करके आसन पर बैठ गए थे। मालती अभी तैयार हो ही रही थी। उसे तैयार करने में रूपा उसकी मदद कर रही थी। रमा भी उसके पैरों में आलता लगा रही थी। आज फिर मालती पीले रेशमी साड़ी में लिपटी जेवर गहनों से लदी 16 श्रृंगार करके स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। बालों का बड़ा सा जूड़ा बना करके उसमें जूही का महकता गजरा लगाए और सर पे आंचल ओढ़ करके वह नई नवेली दुल्हन बनी राजीव के पहलू में आकर के बैठ गई। राजीव ने कनखियों से देखा, आज बला की खूबसूरत लग रही थी मालती, एकदम परी जैसी। उनका तो नजर हटाने को जी नहीं चाहता था, पर लोगों के डर से चुपचाप पूजा में ध्यान देने लगे। पर पूजा में ध्यान बिल्कुल नहीं लग रहा था। बार बार बहाने से मालती को देख लेते थे। उसके गजरे की खुशबू से उनका रोम रोम महक रहा था। रमा का चेहरा तो देखने लायक था। जब उसने देखा कि वह हैंडसम सा बंदा कोई और नहीं मालती दीदी के पति देव हैं, तो उसका मन बिल्कुल उदास हो गया। उसका दिल चाह रहा था कि काश ये बात सच ना हो, पर कटु सत्य यही था, इसलिए किसी तरह दिल को मनाया। पूजा में गांव घर नाता कुटुंब सभी लोग उपस्थित हो गए थे। पूजा शुरू हो गई थी। पंडित जी जैसा बता रहे थे राजीव दिल से सारे नियमों को पूरा कर रहे थे, इसलिए पंडित जी बहुत प्रसन्न थे। कई विधि ऐसे थे जो पति पत्नी दोनों को एक साथ दूसरे का हथेली पकड़ करके करने थे। राजीव को मालती का हाथ अपने हाथों में लेकर के असीम सुख का अनुभव हो रहा था। मन ही मन सोचते, मालती मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम चाहोगी तब भी नहीं। हंसी खुशी पूजा संपन्न हो गई। पंडित जी को भरपूर दान दक्षिणा दे करके तथा भरपेट भोजन करा करके विदा किया गया। माँ जी के कहने पर राजीव और मालती ने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। यशोदा देवी का दिल उन्हें ढेरों आशीष दे रहा था। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि हे ईश्वर, मेरी मालती की गोद हरी कर दीजिए। जीते जी नाती नातिन के मुंह देख लूं तो सुकून से मर सकूंगी। और ऊपर बैठे ईश्वर उनकी प्रार्थना पर हंस रहे थे। नाते रिश्तेदार और पूरे गांव वालों को खिलाने पिलाने में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। घर वालों को खाते पीते रात हो गई। सब थक करके चूर हो गए थे, इसलिए जल्दी ही खा पी के सोने चले गए। मालती के पास कोई चारा नहीं था। आज तो सारे कमरे फुल थे, इसलिए मजबूरी बस अपने कमरे में जाना ही पड़ा। सबसे पहले कपड़े बदले, फिर सुबह से बंधे हुए जूड़े को खोल करके बालों को खुला छोड़ दिया। राजीव उमानाथ और रूपा के पास उनके कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। आजकल का अपमान याद करके उनका मन ऊपर जाने को नहीं हो रहा था, इसलिए उनके पास ही बैठे रहे और इधर उधर की बातें करते रहे। जब बहुत देर हो गई तो रूपा ने कहा कि जाइए ना भैया, अब मुझे भी बहुत नींद आ रही है। रूपा को पक्का यकीन था कि मालती अब तक सो गई होगी। राजीव ने भी यही सोचा कि अब तक सो गई होगी, और अगर नहीं भी सोई होगी तो आज मैं बात नहीं करूंगा। बहुत हो गया, आखिर मेरा भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं। वैसे आज मालती को भी इंतजार था उनका। बहुत देर तक इंतजार करते करते नहीं आए तो नींद की आगोश में कब समा गई पता ही ना चला। राजीव बेमन से अपने कमरे की तरफ बढ़ चले और सोचते जा रहे थे, पता नहीं आज कौन से कोने में छुप करके सो रही होगी। और फिर अपने कमरे में पहुंच करके लालटेन की रोशनी थोड़ी और बढ़ा दी। जैसे ही बिस्तर की तरफ पलटे, नजर मालती पे गई। अच्छा, तो आज मोहतरमा को कहीं और जगह ही नहीं मिली, और उसे अपने पास देख करके क्षण में मान अपमान सब भूल गए। लालटेन को पलंग के समीप ही टांग दिया और उसके नजदीक बेहद नजदीक जा करके बैठ गए। सोते हुए मालती को जी भर करके देखना चाहते थे। नींद की आगोश में मालती खूबसूरत मासूम परी लग रही थी। वो उसके मासूम चेहरे को अपनी नजरों से चूम लेना चाहते थे। अचानक मालती करवट ली। वो उससे दूर हटते उसके पहले ही मालती ने उन्हें पकड़ लिया था। शायद वह कोई खूबसूरत ख्वाब देख रही थी। मालती की जुल्फें कुछ
बिस्तर पर तो कुछ राजीव के ऊपर बिखर गई। आंचल भी इधर उधर बिखरे हुए थे। राजीव होशो हवास खोने लगे थे। उनके मन में निरंतर गुरुदत्त का वही गाना चल रहा था, तू मेरे सामने है, तेरी जुल्फें हैं खुली, तेरे आंचल हैं ढला, मैं भला होश में कैसे रहूं। आज मन बस में नहीं था। दिल को मनाते मनाते भी मालती के चेहरे पर झुक गया और मालती के माथे को प्यार से चूमना ही चाहता था कि मालती की आंखें किसी अनहोनी की आशंका से खुल गई और उसने देखा कि राजीव उसके चेहरे पर झुके हुए थे। उसने दोनों हाथों से तेज धक्का दिया। राजीव दीवार से जा टकराए। उनके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मालती डर गई किसी भयानक परिणाम से। मालती के इस अप्रत्याशित अपमान से उनका रोम रोम लहूलुहान हो गया। शरीर के घाव से ज्यादा मन के घाव गहरे थे। जी चाहता था कि ये धरती फट जाए और वो इसमें समा जाए। क्या मुंह लेकर के अब जाएंगे? आत्मसम्मान पर इतना बड़ा आघात कैसे सहेंगे? आखिर उनका दोष ही क्या था? जिस जीवन संगनी को पूरे समाज के सामने अग्नि को साक्षी मान करके अपनी अर्धांगिनी मारा, उसके माथे पर प्यार से एक चुंबन देने का भी अधिकार नहीं था। छी, धिक्कार है मुझ पर। उन्हें खुद से नफरत हो रही थी। मालती बुत बनी बैठी थी। उसे अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था। उसे यह एहसास था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। अगर राजीव ने घर वालों को बता दिया तो अनर्थ हो जाएगा। किसी तरह ये काली मनहूस रात कटी तो राजीव नयन मुंह अंधेरे ही उठ करके जाने के लिए तैयार हो गए। नीचे आए तो सभी लोग सोए हुए थे, परंतु रूपा और माला दोनों जग गई थी और नहा धो करके रसोई में जाने की तैयारी कर रही थी। राजीव सबसे नजर बचा करके निकल जाना चाहते थे क्योंकि वे सबके सवालों से बचना चाहते थे। रूपा अपने भाई को इतना सवेरे तैयार देख करके किसी अनहोनी की आशंका से घबरा गई और नजदीक जा करके पूछ लिया, क्या हुआ भैया, आज आप इतना जल्दी कैसे उड़ गए और आप इन कपड़ों में क्यों हैं? कहीं जा रहे हैं? राजीव ने कहा, हाँ, सोचता हूँ कि बहुत दिन हो गए आए हुए, तो अब हम घर जाना चाहते हैं। राजीव ने अपने मन की स्थिति को छुपाते हुए बोला, अरे नहीं, अभी तो मुश्किल से 2-4 दिन ही हुए हैं, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? 2-4 दिन और रुक जाइए ना। नहीं बहन, फिर कभी आऊंगा, अभी जी नहीं कर रहा है रुकने का। राजीव ने बुझे मन से कहा, क्या भैया कुछ हुआ है क्या? मालती ने कुछ कहा है क्या? रूपा किसी आशंका से भयभीत हो गई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मालती मुझे क्या कह सकती है? उसे अभी यहीं रहने दो, बाद में फिर ले जाऊंगा। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि इतने में यशोदा देवी उठ करके आ गई और दामाद को तैयार देख करके अचकचा गई। क्या बात है, कहीं जा रहे हो आप इतनी सुबह सुबह? हाँ, कुछ काम था इसलिए घर जा रहा था, बाद में फिर आ जाऊंगा। अरे कैसे ऐसे? कुछ लिया ना दिया, ऐसे कैसे भेज सकती हूँ? ब्याह के बाद पहली बार तो आप आए हैं। ऐसा करिए, अगर जाना इतना ही जरूरी है तो सांझ ढलने से पहले चले जाइएगा। रूपा, अपने भाई के लिए चाय तो बना दो और मैं भी मुंह धो करके आ रही हूँ, मेरे लिए भी बना लेना। रूपा ने कहा, जी माँ जी। राजीव अपने सास की बात टाल ना सके और वहीं कुर्सी पे बैठ गए। रूपा रसोई में चाय बनाने चली गई। राजीव का मन किसी तरह ना बहलता था। वह जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहते थे, पर वह भले इंसान किसी को तक नहीं देना चाहते थे, इसलिए मन मसोस करके चुपचाप बैठे रहे। धीरे धीरे अंधेरा छंटने लगा था और सुबह साफ हो रही थी, पर उनके मन का अंधेरा और गहराते जा रहा था। उनकी चिंता और बढ़ गई थी। सभी लोग जाग जाएंगे, फिर अड़चने और बढ़ जाएंगी। अगर मालती उठ करके आ गई तो उससे खुद को कैसे बचाऊंगा? फिलहाल तो उसे देखना भी नहीं चाहते थे। मन की पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि मालती के लिए प्यार कहीं दब गया था। वही हुआ जिसका डर था। रूपा के चाय और नाश्ता दोनों के चक्कर में घर के तमाम लोग जाग चुके थे। राजीव इसके लिए डर रहे थे। अब वह जाएं भी तो कैसे? सबको सवालों का क्या जवाब देंगे? सुबह की चाय के लिए दोनों बड़े भैया शशांक भैया, उमानाथ और चौधरी साहब सब लोग आकर के आंगन में कुर्सी लगा करके बैठ गए थे। सब लोग आपस में बातें करने लगे। रूपा, जल्दी चाय लाओ, उमानाथ ने आवाज लगाई और रूपा दौड़ती हुई सबके लिए चाय सुबह की और पानी पहुंचाने लगी। चाय पीने के बाद सभी लोग अपने अपने रास्ते चले गए। राजीव के लिए अच्छा मौका था।
पर माँ जी की बात कैसे टालते, पता नहीं क्यों उन्हें अपनी सास से एक अजीब सा लगाव था, जैसे कोई पिछले जन्म का करीबी का रिश्ता हो। उनकी बात ठुकराने का साहस वह कभी नहीं कर पाते थे, पर इस घर में अब रहना भी दूभर हो रहा था। मालती की हर एक बात याद करके उन्हें घुटन हो रही थी। मालती की बहुत सारी गलतियों को उसकी नादानी समझ के माफ किया था, पर आज उसने जो किया था वह गलती नहीं थी, वह तो अपराध था जिसके लिए उसे माफी नहीं मिल सकती थी। मालती की जब सुबह आंख खुली तो देखा कमरे में कोई नहीं था, ना राजीव थे और ना राजीव का कोई निशानी था। उनका ब्रीफ केस भी नहीं था। मालती थोड़ी डर गई, बदहवास होकर के नीचे दौड़ी। राजीव ने सब कुछ बता न दिया हो माँ बाबूजी के सामने। चिंता खाए जा रही थी। गिरते पड़ते नीचे आई तो देखा राजीव आंगन में कुर्सी पर बैठे गहरी सोच में डूबे बैठे थे। घर में शांति थी, कहीं कोई हलचल नहीं थी। मालती बेहद डर गई, कहीं तूफान के आने से पहले का सन्नाटा तो नहीं है, पता नहीं क्या होगा। फिर उसने देखा कि उसकी माँ आकर के राजीव के पास बैठ गई और दोनों में शांति से बातचीत होने लगी। मालती के जान में जान आई। मामला अभी ठंडा है, डरने की कोई बात नहीं है। फिर वह आहिस्ता से धीरे धीरे घर के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ी और जा कर के पड़ोस में बैठ गई। राजीव ने कहा कि माँ जी, आपकी इजाज़त हो तो सुबह ठंडे ठंडे निकल जाता हूँ, बाद में धूप बढ़ जाएगी। अरे भाई, क्या बात हो रही है? सास और दामाद में हमें भी तो पता चले। तभी चौधरी साहब ने आकर के पीछे से पूछा, देखिए ना, जमाई बाबू अभी जाने के लिए कह रहे हैं। यशोदा देवी रोनी सूरत बना करके बोली, ऐसे कैसे जाएंगे? अभी तो हमने जी भर करके देखा भी नहीं है, ना ही कोई बात हो पाई है। गर्मी की छुट्टियां कब से होने वाली हैं? चौधरी साहब ने पूछा तो राजीव झूठ ना बोल पाए। जी शुरू हो गई हैं, बस 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी थी, कल से गर्मी की छुट्टी लग गई है। फिर तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। इस बार गर्मी की छुट्टी हमारे साथ बिताइए ना। चौधरी साहब और सासू माँ ने एक साथ आग्रह किया। जी, माँ वहाँ अकेली हैं, नहीं तो। अचानक माला चिल्लाने लगी, माँ जी जल्दी आइए, रूपा चक्कर खा करके गिर पड़ी है। क्या? सभी लोग रसोई की तरफ भागे। क्या हुआ रूपा? राजीव ने उसका सिर अपनी गोद में ले लिया और पानी के छींटे मारने लगे। यशोदा देवी हाय हाय करने में लगी थी। हाय मैं ना कहती थी कि खाली काम के पीछे भागती रहती है, न खाने का होश है न पीने का ठिकाना। चाय नहीं पीती है तो एक गिलास दूध ही रोज पी लिया कर। इस घर में मेरा सुनता ही कौन है? यशोदा देवी अपना सर पीट रही थी। आप घबराइए नहीं माँ जी, कुछ नहीं हुआ है रूपा को, यह बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी कमजोर है। डॉक्टर साहब को लेकर के आते ही होंगे उमानाथ, फिर सब ठीक हो जाएगा। माला भाभी समझ रही थी अपनी सास को। राजीव ने रूपा के चेहरे पर पानी का छींटा मारा तो उसने आंखें खोली। सबकी जान में जान आई। थोड़ी देर में उमानाथ डॉक्टर साहब को लेकर के आ गए। तब तक राजीव अपनी बहन को उठा करके उसके कमरे में बेड पर लिटा चुके थे। डॉक्टर साहब ने नब्ज टटोला और उनको रूपा के हाथ में 2 नब्ज का एहसास हुआ। डॉक्टर साहब मुस्कुराए और यशोदा देवी से कहा, बधाई हो, आप दादी बनने वाली हैं। क्या? घर में खुशी की लहर दौड़ गई। बहुत दिनों बाद घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आई थी। शादी के इतने साल बाद भी शशांक की बहू की गोद हरी नहीं हुई थी और रूपा और मालती ने भी अभी तक खुशखबरी नहीं दी थी। तो आज ये खुशी बेशुमार थी। यशोदा देवी के आंखों में खुशी के आंसू थे। तो मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 6 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।